नमस्ते दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक फिर से नया चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो न केवल एनसीईआरटी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि ओपन बोर्ड दूर दराज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर जो रेगुलर विद्यालय में नहीं आ पाते हैं, उन बच्चों के लिए भी, साथ में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। क्या नाम है? विश्व जनसंख्या। इस चैप्टर की शुरुआत एक प्यारे से कथन के साथ होती है जो इमर्सन का है। उन्होंने कहा था कि सोने से नहीं केवल इस महिलाओं व पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत बनता है। सोने से नहीं वरन केवल महिलाओं और पुरुषों से एक राष्ट्र क्या बनता है? मजबूत बनता है। अर्थात किसी भी देश के निवासी ही उसके क्या होते हैं? वास्तविक धन होते हैं। यानी जिस देश में जो लोग निवास कर रहे हैं वही लोग क्या होते हैं? उनके वास्तविक धन होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, एक इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। वो जितनी भी प्रकृति के अंदर कोई भी खनिज है, कोई वस्तु है, उसको पहचानता है और उसे अपने अनुसार उपयोगी बनाता है और एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। और इस जैसे आज जो हम लेसन कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, मानव भूगोल, उसका भी तो केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। और मानव अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करता है। इसी के आधार पे हमारा आज का चैप्टर है विश्व जनसंख्या चैप्टर। विश्व जनसंख्या चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं हम जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ होता है कि भूपृष्ठ पे लोग किस प्रकार वितरित है। अर्थात एक स्थान जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो किस प्रकार रह रहे हैं। जैसे आप अपने गांव में देखते हो, कहीं पे गांव में लोग एक स्थान पे बहुत अधिक मोहल्ले में लोग रह रहे हैं, कहीं पे लोग बहुत ही कम अधिक स्थान है लेकिन कम लोग रह रहे हो, तो वो क्या है? एक ही भूपृष्ठ पे उनका क्या पाया जाता है? असमान वितरण पाया जाता है। यानी पूरे विश्व के अंदर, सिर्फ एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, पूरे विश्व के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी जनसंख्या समान नहीं है, जनसंख्या का असमान वितरण मिलता है। जैसे विश्व के अंदर 90% भूभाग पे 90% भूभाग पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। और 10% भूभाग पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास? 10% भूभाग पे 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी 10% भूभाग है, इस भूभाग पे कितनी जनसंख्या रहती है? 90%। और 90% भूभाग पे कितने प्रतिशत जनसंख्या रह रही है? 10% जनसंख्या निवास करती है। इसी के आधार पे कथन बताया गया है जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा कि एशिया कौन सी ये प्यारा सा कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसके संदर्भ में ये कथन बताया गया। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में उन्होंने ये कथन बताया है कि बहुत अधिक स्थान पे कम लोग रहते हैं और कम स्थान पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा दिया गया कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पे कम लोग और कम स्थान पे बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। आपको कम से कम 3 देशों की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? कम से कम हमें 3 देश तो याद होने चाहिए। हम 3 नहीं, आज हम टॉप 10 देश याद करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आप हमें पढ़ते आ रहे हो कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश की है? चीन की। 2 नंबर पे अपना देश आता है भारत, और 3 नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 नंबर पे आता है ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसके हम एक शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। चीन का ले लिया सी, इंडिया से आई, अमेरिका का ए, इंडोनेशिया से आई, बी से इसका क्या ले लेते हैं हम? ब्राज़ील, और PNB, पी से पाकिस्तान, एन से नाइजीरिया, बी से बांग्लादेश। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल सी फुल फॉर्म बनती है CIA, CIA, IB, CIA
PNB। PNB का तो सभी नाम सुनते हो, बैंक सुना होगा आप सभी ने, PNB बैंक है। आज हम PNB बैंक की आपको फुल फॉर्म याद करवाते हैं कुछ बदल कर। P से कौन सा हो गया बताइए, पाकिस्तान। N से नाइजीरिया, B से बांग्लादेश, और I से तो सभी को पता ही है हम क्या बना लेते हैं, इंडिया। C से चीन, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया, और B से कौन सा देश आ जाता है, ब्राज़ील। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है, CIAIBPNB। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब टॉप 10 देशों के नाम कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। हो सकता है उसमें आपको चीन और भारत का नाम ही ना मिले और ऑप्शन में आपको अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान मिल जाए, तो उस समय आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। उसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी कभी रेगिस्तान वाला भी आ जाता है कि सर्वाधिक खालिस्तान किस देश की जनसंख्या है, तो कौन से देश की जनसंख्या हो जाएगी, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाता है, चीन। कौन सा देश है, चीन। और सेकंड पे अपना भारत देश है। अब आगे पढ़ते हैं हम जनसंख्या घनत्व। जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ लिया है कि भूपृष्ठ पे लोग किस प्रकार वितरित है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे अधिक लोग होंगे वहीं पे अधिक क्या होता है, जनसंख्या घनत्व भी। जहाँ अधिक लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व का सूत्र याद करते हैं, जनसंख्या बटे में क्या होता है, क्षेत्रफल। मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑलमोस्ट बच्चे तो नहीं होते, लेकिन कुछ 1% बच्चे हो जाते हैं कि जब जनसंख्या घनत्व का सूत्र याद करते हैं तो वो क्या करते हैं, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बटे जनसंख्या, उल्टा कर देते हैं एग्जाम में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे हम जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ गया जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए, तो पहले कौन सा शब्द आ रहा है, जनसंख्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, देख लो पहले कौन सा शब्द आया, जनसंख्या। तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, जनसंख्या, बटे में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाता है। कभी कभी अप्लाइड क्वेश्चन भी दे देते हैं हमसे। जैसे मैं आपको एक सोल्व करके बताती हूँ कि मान लीजिए आपका कोई गांव है और इस गांव की जनसंख्या कितनी है, 1000 है। कितनी जनसंख्या है, 1000 है। और वो उस गाँव कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 100 वर्ग किलोमीटर में ये गांव फैला हुआ है। उसको निकालने के लिए आप बिंदी से बिंदी को कट कर दोगे, आपका आगे क्या आता है, 10। क्या आता है, 10। यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं होता, 10 लिखने से उसको पूरा करने के लिए हमें इसकी यूनिट लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, यूनिट। यूनिट को लिखने के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे, प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या लिखोगे, प्रति वर्ग किलोमीटर, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी गाँव की जनसंख्या 1000 है और उस गाँव का 100 प्रति वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है, तो इसका जनसंख्या घनत्व आप ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि पहले जनसंख्या लिखी हो सकता है पहले वो क्षेत्रफल लिख दे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको गलती नहीं करनी है कि जनसंख्या लिखा है तो आपको जनसंख्या लिखना है, क्षेत्रफल लिखा है तो आपको पहले क्षेत्रफल। जैसे जनसंख्या लिखा है, जनसंख्या के सामने जनसंख्या को ऊपर लिखोगे, क्षेत्रफल के नीचे आप क्या लिखोगे, क्षेत्रफल को लिखोगे। इसी तरीके से हम आज क्या निकाल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के बाद हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक भी। जनसंख्या जब हमने घनत्व को पढ़ लिया है तो कहाँ पे, जैसे जनसंख्या घनत्व में हमने पढ़ा है कि कहीं पे जनसंख्या वितरण में भी हमने पढ़ा है कि कहीं पे जनसंख्या अधिक है, कहीं पे जनसंख्या क्या है, कम। तो कहीं पे जनसंख्या अधिक है तो कहीं पे जनसंख्या कम है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो चलिए आज हम इस सवाल का जवाब
ढूंढते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के 3 कारक होते हैं, जो इस पे इफेक्ट डालते हैं। वो कितने कारक होते हैं? 3 कारक है। पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक जैसे 3 कारक है, इन 3 कारकों को भी आगे डिवाइड किया गया है। भौगोलिक कारक के अंदर पहला कारक कौन सा दिया गया है? जल की उपलब्धता। दूसरा कारक दिया गया है भू आकृति और तीसरा कारक दिया गया है जलवायु और चौथा कारक कौन सा दिया गया है? मिट्टी यानी मृदा दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं भौगोलिक कारक के बारे में। तो भौगोलिक कारक को मैंने बता दिया आपको अभी कि भौगोलिक कारक को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में से सबसे पहले कारक पढ़ते हैं हम जल की उपलब्धता। कौन सा कारक पढ़ते हैं हम? जल की उपलब्धता। आप सभी को पता है जल क्या होता है? जल ही हमारा जीवन है। जल के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि जहाँ भी जनसंख्या अधिक है, जितने भी शहर बसाए गए वो कहाँ बसाए गए? नदी घाटी क्षेत्रों में बसाए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करेगा? हम उसी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें क्या मिल जाए? आसानी से जल उपलब्ध हो जाए। तो जल ही आप इसमें लिख सकते हो कि जल ही जीवन का आधार है और हम उस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें आसानी से जल की उपलब्धता हो। आप उदाहरण भी लिख सकते हो कि प्राचीन काल से ही लोग कहाँ रह रहे हैं? नदी घाटी क्षेत्र में प्राचीन काल से लोग रह रहे हैं। आगे दिया गया पॉइंट भू आकृति। अब आप सभी देखो, आपका गाँव है कहाँ है? समतल भूमि में है। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ पे समतल भूमि हो। समतल भूमि क्यों रहना पसंद करेगा? क्योंकि वहाँ आसानी से परिवहन के संसाधन डेवलप हो सकते हैं, वहाँ पे उद्योग स्थापित किए कर सकते हैं, वहाँ पे कृषि कार्य किया जा सकता है, यानी व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती है। तीसरा कारक आता है जलवायु। जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। मैं तो ये कहूँगी कि भौगोलिक कारक का सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? जलवायु। क्योंकि जलवायु क्या करता है? हमारी जीवन शैली को सबसे अधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है? जलवायु कारक करता है। हमारे रहन सहन आवास सभी पे कौन असर डालता है? सबसे ज़्यादा असर डालते हैं जलवायु। जैसे आप सबसे ज़्यादा लोग कौन सी जलवायु में रहना पसंद करते हैं? जैसे मानसूनी जलवायु में सबसे ज़्यादा, या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु में लोग रहना पसंद करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको मरुस्थल के अंदर, गर्म मरुस्थल में छोड़ दो, आप वहाँ रह लोगे? नहीं रह सकते। हम बर्फीले व गर्म मरुस्थल में नहीं रह सकते। हम वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ की जलवायु क्या हो? हमारे अनुकूल हो। उसके बाद आती है मृदा मिट्टी। कोई भी किसी के लिए भी, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होती है? वहाँ की मिट्टी। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पे खेती कार्य हो सकता है, कृषि का कार्य किया जा सकता है। तो उपजाऊ मिट्टी भी किसी जनसंख्या को आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो भौगोलिक कारक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। भौगोलिक कारक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो गए हैं। 4 जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु। 3 के अलावा चौथा कौन सा हो गया है? मिट्टी, मृदा हो गया है। मैं आपको एक राय और देना चाहूँगी, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आप उसको रेखीय चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? जनसंख्या वितरण के कारक। उसके बाद आप रेखीय चित्र बनाइए कि जनसंख्या वितरण के कितने कारक है। अभी हमने पढ़ा है कि जनसंख्या वितरण के कितने कारक है? 3 कारक है। पहले कौन सा कारक लिखोगे आप? भौगोलिक कारक। कौन सा कारक लिखोगे? भौगोलिक कारक। उसके बाद दूसरा कौन सा कारक लिखोगे आप? आर्थिक कारक। उसके बाद तीसरा कौन सा कारक लिखोगे आप? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक लिखोगे। उसी तरह आगे इस रेखीय चित्र को बढ़ाते हुए भौगोलिक कारक को लिखोगे। कितने भागों में डिवाइड करोगे? 4 भागों में। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु व मृदा। अगर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, तो इस कारक को आप रेखीय चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हो और उसके बाद आप 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्थिक कारक। कौन सा कारक? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को भी आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया। आर्थिक कारक को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया? पहला है आर्थिक कारक में खनिज, दूसरा है औद्योगिकरण और तीसरा कौन सा कारक है? नगरीकरण। यानी आर्थिक कारक के कितने कारक हो गए? 3। खनिज, पहला कौन सा हो गया?
खनिज, दूसरा औद्योगिक और तीसरा कौन सा कारक हो गया? नगरीकरण। तो हम सबसे पहले कौन सा कारक पढ़ते हैं इसमें? आर्थिक कारक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आगे हम कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? आर्थिक कारक। कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के 3 भाग है, खनिज, औद्योगिकरण और तीसरा कारक कौन सा है? तीसरा कारक कौन सा है? नगरीकरण। कौन सा कारक है? नगरीकरण। नगरीकरण कारक है। तो सबसे पहले हम इसको खनिज कारक को पढ़ते हैं। आप देखते हो कि कोई भी क्षेत्र में अगर खनिज है तो वहाँ पे क्या हुआ? खनन का कार्य। खनन का कार्य होगा तो खनन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दक्ष श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर वहाँ पे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें क्या मिलेगा? रोजगार। अगर रोजगार मिलेगा तो वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी। जनसंख्या को वो रोजगार क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो कोई भी क्षेत्र वहाँ पे भौगोलिक कारकों की सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि वहाँ पे कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? आर्थिक कारक। और आर्थिक कारकों में अगर खनिज है तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। उसके बाद दूसरा कारक कौन सा है? औद्योगिकरण। दूसरा कारक कौन सा आता है? आप खनिज का उदाहरण भी लिख सकते हो कि अफ्रीका की कटांगा पेटी। कौन सी पेटी? अफ्रीका की कटांगा पेटी वह है जो कि खनिज के कारण वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी पेटी? तांबा। कौन सा खनिज है वहाँ पे? तांबा खनिज है। और इस तांबा खनिज में जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है? क्वेश्चन आ जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि तांबा खनिज, अफ्रीका की तांबा पेटी कौन से कारक के कारण जनसंख्या अधिक है? तो कौन से कारक के कारण अधिक है? या आर्थिक कारक। ये आ सकता है कि आर्थिक कारक का उदाहरण दीजिए तो कौन सा हो सकता है? तांबा पेटी हो सकता है। उसके बाद आते हैं औद्योगिकरण। कौन सा कारक आता है? औद्योगिकरण। आपको पता है अगर जहाँ पे खनिज है तो वहाँ पे आसपास क्या स्थापित होंगे? उद्योग स्थापित होंगे। अगर वहाँ पे उद्योग स्थापित होते हैं तो वहाँ पे लोग आएंगे क्योंकि उद्योगों में लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगर वहाँ पे लोग हैं तो वहाँ पे परिवहन जैसे संसाधनों की भी सुविधा होगी। वहाँ पे डॉक्टर होंगे, चिकित्सक होंगे, यानी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ती जाएगी। और औद्योगिकरण का आप उदाहरण दे सकते हो कोबे और ओसाका, ये दोनों ही जापान के क्षेत्र है। उसके बाद आता है नगरीकरण। सबसे पहले तो मैं नगरीकरण पढ़ने से पहले मैं आपको नगरीकरण बता देती हूँ कि नगरीकरण किसे कहते हैं। जब किसी भी नगर की, कोई भी नगर हो सकता है, अगर उसकी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि उस शहर का क्या हो रहा है? नगरीकरण। उस नगर का क्या हो रहा है? नगरीकरण। यानी किसी भी शहर की जनसंख्या को बढ़ने को क्या कहते हैं? हम नगरीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि जब कोई भी गांव के लोग होते हैं, अक्सर आप लोग देखते हो, सुनते हो कि वह व्यक्ति शहर में काम कर रहा है, वो अपने परिवार को साथ ले गए। अक्सर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो क्यों? क्योंकि जो गांव का व्यक्ति है उसको किसने अपनी ओर आकर्षित किया है? रोजगार ने। या हो सकता है कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए, उच्च चिकित्सा के लिए, यानी बहुत सारे कारक होते हैं कि जो हमें नगर अपनी ओर क्या करता है? हमें आकर्षित करता है और वहाँ जाके लोग रहते हैं और धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? नगरीकरण होने लग जाता है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे। 3 कारकों में हमने भौगोलिक कारक को विस्तृत से अध्ययन कर लिया है, आर्थिक कारक को विस्तृत से अध्ययन कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कारक कौन सा आता है? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कौन सा आता है? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आप मुझे बताइए कि क्या आप उस स्थान पे रहोगे जो सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे डकैती का डर है, जहाँ पे चोरी का डर है? नहीं रहेंगे ना। तो जो क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित है हम उस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। जो सांस्कृतिक दृष्टि से सुरक्षित है, कभी कभी सरकार भी बहुत सारी योजनाएं शुरू करती है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार जहाँ पे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है कि वहाँ पे सरकार ने कोई योजना शुरू की है ताकि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाए। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो अपने राजस्थान का, चलो हम अपने राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में पहले जनसंख्या नहीं थी लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाए, सरकार ने उसके लिए इंदिरा गांधी नहर, INGP का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे पानी आ गया। जैसे भौगोलिक कारक हमने पढ़ा है कि भौगोलिक कारक के अंदर कि जल की उपलब्धता होगी तो सरकार कई ऐसी योजनाएं भी चलाते हैं कि जिसके कारण क्या हो जाता है कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है। तो हम किसी भी क्षेत्र में इसलिए निवास करना पसंद करेंगे क्योंकि वह क्षेत्र सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल विकसित हो गया है। तो आज के इस चैप्टर में हमने कौन से कारक पढ़ लिए हैं?
जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जैसे जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे या प्राथमिकता देंगे जहाँ पे आसानी से क्या मिल जाए हमें, जल, नदी, घाटी क्षेत्र। दूसरा आता है भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। हाँ, एक आप भू आकृति में एक उदाहरण आप ये भी लिख सकते हो कि हिमालय के क्षेत्र में, जैसे हिमालय क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या क्या है, कम, और उत्तर के मैदान में लोगों की जनसंख्या क्या है, अधिक। तो आप ये उदाहरण लिख सकते हो कि जैसे भारत के संदर्भ में कि हिमालय में लोगों की जनसंख्या कम है और भू आकृति के कारण, क्योंकि वो समतल नहीं है, लोगों को वहाँ सुविधा नहीं मिलती है, और उत्तर के मैदान में समतल भूभाग है, इसलिए जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे यहाँ लिख भी रखा है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम जलवायु। जलवायु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोग उन क्षेत्रों में, कौन से, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे क्या हो, आसानी से, जहाँ की जलवायु बिल्कुल अनुकूल हो। तो सबसे ज़्यादा आप उदाहरण लिख सकते हो भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु, या फिर मानसूनी जलवायु भी उदाहरण लिख सकते हो। लोग मानसूनी जलवायु में भी रहना पसंद करते हैं और भूमध्य सागरीय जलवायु में भी लोग रहना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं इसमें मिट्टी, उपजाऊ दोमट मिट्टी क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उपजाऊ दोमट मिट्टी में इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि भी आसानी से कृषि कार्य किया जा सकता है। उसके बाद जैसे उदाहरण के तौर पे आप जलोढ़ या दोमट मिट्टी लिख सकते हो। ये आर्थिक कारक हमने पढ़ लिया है कि आर्थिक कारक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। और चौथा कारक कौन सा होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का इस लेसन को विस्तृत से अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे की वीडियो भी आप देख सकें। धन्यवाद।